Hello everyone and welcome to EduTap. Friends, as we all know कि यूपीएससी ने नोटिफिकेशंस और एडवर्टाइजमेंट रिलीज कर दिए हैं फॉर द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर एज वेल एज द एपीएफसी पोस्ट इन द ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन। और ये दोनों जो एग्जामिनेशंस हैं वो इस साल जो है वो कंडक्ट हो ही जाएंगी। सब कुछ हमें पता है सिवाय एग्जाम्स की डेट के और एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के। एग्जाम की क्या एलिजिबिलिटी है, एग्जाम के लिए कब से कब तक आपको फॉर्म भरना है, क्या एग्जाम्स का पैटर्न हो सकता है, किस तरीके के क्वेश्चंस और किस तरीके का सिलेबस एग्जाम में आपसे पूछा जाना है, ये सभी चीजें वी ऑल नो। लेकिन इस वीडियो में हम क्या बात करने जा रहे हैं, हम कंटेंट से ज्यादा बात करने जा रहे हैं अबाउट योर एप्टीट्यूड। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स हु कैन बी कॉल्ड एज फ्रेशर्स। फ्रेशर्स या बिगिनर टर्म हमें यूज यहां पर करनी चाहिए। कौन होते हैं वो एस्पिरेंट्स जिनको हम यहां पर फ्रेशर कर रहे हैं? बेसिकली दोज who do not have any prior experience of attempting or preparing for any examination which is conducted by UPSC। ये वो सभी एस्पिरेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन को या पोस्ट ग्रेड को कंप्लीट करने के बाद कम ही समय के अंदर कोई प्राइवेट सेक्टर जॉब को ज्वाइन कर लिया और अब उनका मन है कि वो यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करके एक प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं। वो कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं जो इनिशियल डेज में ही किसी बैंकिंग एग्जाम को या दूसरे एग्जाम को वो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स को या दूसरे एग्जाम्स को वो ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं और ऑलरेडी कहीं पर वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन नाउ दे वांट टू अपग्रेड देयर प्रोफाइल एंड बिकम अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल। और ऐसे में उनको यूपीएससी का एग्जाम निकालना है। किसी भी सूरत में अगर आपने कभी यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी नहीं की है तब आप बन जाते हैं फ्रेशर्स। अब इसमें दिक्कत क्या है? अगर आप फ्रेशर है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? व्हाई बीइंग अ फ्रेशर इज नॉट इजी? फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस जो हैं वो हमारे माइंड में रहती हैं इफ वी आर अ फ्रेशर एंड वी नॉट हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एपीएससी एग्जामिनेशन और यूपीएससी एग्जामिनेशंस बिफोर। सबसे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं होता यूपीएससी एग्जाम्स को प्रिपेयर करने का, राइट? यू डू नॉट नो कि आपके ये जो एग्जाम है इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, जो स्टैंडर्ड आपको आने वाला है वो किस तरीके का होने वाला है, तो आपको डिफिकल्टी का कोई आइडिया नहीं है। और कई बार सुनी सुनाई बातों की वजह से आप इस एग्जाम को जितना डिफिकल्ट है उससे ज्यादा डिफिकल्ट मान करके तैयारी करेंगे या तैयारी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे कि हमें तैयारी नहीं करनी है। दूसरा क्या होता है रीजन की यू डोंट नो द पैटर्न एंड स्कोप ऑफ यूपीएससी एग्जाम्स। यू आर नॉट श्योर वेदर यू कैन कंपीट विद द एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। खास तौर पे वो जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, आईएएस आईपीएस की बनने की तैयारी करते हैं, तो आपको उनको लेकर भी डर हो सकता है माइंड में कि क्या हम उनके साथ कंपीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे ज्यादातर सिविल सर्विस एस्पिरेंट वो इन दोनों एग्जाम्स के लिए भी बैठने वाले हैं। उसके बाद आपको एक दिक्कत और है, आपके माइंड में ये मिसकंसेप्शन भी हो सकता है, मैंने कुछ एस्पिरेंट से जो बात की है कि यू डू नॉट हैव अश्योरिटी कि क्या वो लोग जो ऑलरेडी यूपीएससी एग्जाम्स में पहले अटेम्प्ट हो चुके हैं उनको प्रेफर किया जाता है यूपीएससी के द्वारा, एग्जामिनर्स के द्वारा, एज कंपेयर टू दोज हु आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आप इंटरव्यू देने जाएं और इंटरव्यू में ये पूछा जाए कि आपका प्रायर एक्सपीरियंस क्या है एग्जामिनेशंस का, या इंटरव्यूअर्स को पता लग जाए कि आप ऑलरेडी यूपीएससी के 2-3 एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर चुके हो, उसमें अच्छा परफॉर्म कर चुके हो, तो क्या आपको प्रेफरेंस मिलता है? और अगर आप जाके इंटरव्यू में ये बोले कि मैंने कभी यूपीएससी का कोई एग्जाम नहीं दिया है, ये मैंने पहली बार एग्जाम दिया और मैं इंटरव्यू में आपके सामने बैठा हूं, तो क्या इससे उनको कुछ नुकसान होता है? तो ये जो सभी मिसकंसेप्शंस होते हैं इनको पहले अपने माइंड से निकाल दीजिए, ठीक है? फ्रेशर्स की अगर मैं बात करूं तो अपनी स्ट्रैटेजी सबसे पहले यहां से स्टार्ट करो। बी वेरी मच क्लियर दैट व्हाई डू यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एपीएफसी। क्या दिक्कत है, क्यों एपीएफसी बनना है आपको या एपीएफओ के एग्जाम देने हैं, ईओएओ को ज्वाइन करना है। देन नो अबाउट योर एग्जाम। पूरी क्लैरिटी अगर आपके माइंड में रहेगी, पूरी इंफॉर्मेशन अगर आपके माइंड में रहेगी, तभी बेस्ट डिसीजन आप ले सकते हो। तो आपको एग्जाम के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए, अपना मोटिव आपको क्लियर होना चाहिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो ईओ एओ और एपीएफसी के अंदर पूछे गए हैं उसके बारे में आपको पूरी क्लैरिटी रहनी चाहिए। एंड देन आपकी प्रिपरेशन किन सोर्सेस पे बेस्ड होने वाली है ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। सो दीज 4 थिंग्स शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। और उसके बाद एक एक करके आप डिसाइड करेंगे कि क्या आप एग्जाम के लिए रेडी हैं या नहीं है, ठीक है जी? अब सबसे पहले व्हाई डू यू वांट टू प्रिपेयर फॉर ईपीएफओ एग्जामिनेशंस? तो कुछ बेसिक से रीजन है जो हम सभी के साथ कॉमन होते हैं। पावर एंड मनी, ऑब्वियसली पैसा मिलेगा, अच्छा खासा आपको सैलरी मिलती है, आपको अच्छे खासे अलाउंसेस मिलते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब में जाते हो तो उससे जुड़ा हुआ एक अपना पावर, एक अपनी प्रेस्टीज है। पावर से मेरा मतलब क्या है? पावर, मैं यहां पर आईएएस आईपीएस वाले जो पावर वाली रील्स बनती है उनकी बात नहीं कर रहा हूं। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट वेदर यू हैव एनी चांस टू मेक अ डिफरेंस इन द सोसाइटी। हमारे देश जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और सुपर पावर बनने की राह पर, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसे में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर आप ऐसी जॉब्स को ज्वाइन करते हैं कि आप इंडिया के जो रेगुलेटरी सेक्टर है और इंडिया का जो इकोनॉमिक सेक्टर है उसमें कुछ डिफरेंस ला सके, एक मीनिंगफुल सर्विस जो है वो देश को कर सके। तो एक ये कारण है। प्रेस्टीज ऑब्वियसली रहती है।
अगर आप एपीएफसी बनते हैं, अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या काम करते हो, नाम में आता है कमिश्नर, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। अब भले लोगों को ये ना पता हो कि आप किस तरीके के कमिश्नर हैं, क्या आप काम करते हैं, लेकिन कमिश्नर वर्ड हमारी साइकी में इस तरीके से घुसा हुआ है कि एक प्रेस्टीज अपने से अपने आप जुड़ती है उसमें। लोग, फैमिली, घर वाले, दोस्त बताएंगे कि हमारा दोस्त जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो ये प्रेस्टीज हो सकती है आपकी। उसके बाद जॉब सिक्योरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट सरकारी जॉब है ये। आपका जो काम है वो भी बहुत स्ट्रेस फ्री तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जितना स्ट्रेस दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स में हो सकता है, आईएएस आईपीएस में जैसा स्ट्रेस होता है उसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, वैसा स्ट्रेस यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपको एक सेट पैटर्न के साथ काम करना है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बिल्कुल तय हैं, एक सेट रूल्स आपको फॉलो करने हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि कोई गड़बड़ी जो ईपीएफओ एक्ट्स के अंदर हो सकती है वो गड़बड़ी ऐसी कोई ना हो, तो ऐसे रेगुलेटरी फंक्शंस यू कैन डू, और इसमें कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी आपको देखने को नहीं मिलता है। सोशल सर्विस, जैसे मैंने आपको बताया, यू गेट अ चांस टू मेक अ डिफरेंस इन द सोसाइटी। एंड सबसे पहले जो आपका जॉब कंडीशंस है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो आपकी होने वाली है वो बहुत अच्छी होगी, आपकी पोस्टिंग अच्छे अच्छे शहरों में होने वाली है, आपका जो ऑफिस है वो अच्छी अच्छी लोकेशंस पे होने वाला है, आपको अपनी जॉब के दौरान जिन लोगों से मिलना पड़ेगा, जिन लोगों को रेगुलेट करना पड़ेगा, वो लोग भी काफी जो रसूखदार लोग होंगे, रेपुटेड लोग होंगे। तो ये सारी चीजें आपका मोटिवेशन बन सकती है। मेरा ये सब बताने का मतलब क्या है, दैट बी वेरी क्लियर अबाउट योर मोटिवेशन। फ्रेशर्स के साथ दिक्कत क्या होती है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपने दिए नहीं है, यूपीएससी के एग्जाम्स का आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक कड़वा झटका जो आपको लगता है इन एग्जाम की तैयारी करते वक्त वो ये है कि फेलियर जो मिलता है आपको, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग इसके ये एस्पायर कर रहे हैं, लेकिन जो वैकेंसीज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, और यूपीएससी का एग्जाम जो है वो कई बार अच्छे से अच्छे लोगों को जो है याद दिला देता है कि कितनी मेहनत करने की उनको जरूरत है ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने के लिए। तो इसलिए क्या होता है कि मोटिवेशन आपको बहुत चाहिए होता है। मोटिवेशन जिन लोगों का शुरू से एंड तक बना रहता है वही इस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं, खासतौर पर यूपीएससी एग्जाम्स को। सो दैट इज व्हाई इसमें से कोई भी फैक्टर या सारे फैक्टर अगर आपको मोटिवेट करते हैं तो प्लीज बी वेरी श्योर अबाउट योर व्हाई। पूरी प्रिपरेशन के कोर्स में कभी भी आपको डिमोटिवेशन हो, कभी भी आपको दिक्कत लगे और आपको लगे कि अब बस बहुत हो गया, ये चीजें नहीं पढ़नी चाहिए मुझे, और तो हमेशा ये मोटिवेशन याद रखिएगा और यही चीज आपको एनर्जी देगी आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एपीएफसी एग्जाम के बारे में सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स दे चुके हैं, रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम्स दे चुके हैं, तो आपको ऑलरेडी इन एग्जाम्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। लेकिन एपीएफसी की अगर हम बात करें, ईओ की बात करें, तो यहां पर जीएस का एक कंपोनेंट जो है वो आगे आकर जुड़ता है, राइट। एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का सिलेबस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कोई भी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेकर के आप अपनी तैयारी को आगे मत बढ़ाइएगा। ठीक है, अब फ्रेशर होने के बेनिफिट्स, ये बेनिफिट्स भी हैं जो आपको मदद करेंगे आपके एग्जाम में। बेनिफिट्स क्या हैं? आपको टाइम बहुत है एग्जाम के लिए, टाइम अच्छा खासा मिल रहा है आपको। ठीक है, कोई आपके पास प्रीवियस बैगेज नहीं है, ठीक है, जो आपको पीछे घसीट रहा हो, आपको पीछे ड्रैग कर रहा हो। ठीक है, यूनिक कंपोनेंट जो है इस एग्जाम में वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी नए हैं। जैसे अकाउंटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, ऑडिटिंग की हम लोग बात करें, सोशल सिक्योरिटी की हम लोग बात कर ले, तो ऐसे कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस, जो यूपीएससी एग्जाम्स में यूजुअली नहीं पूछे जाते हैं। तो इफ यू आर अफ्रेड और इफ यू आर वेरी about the aspirants who are already preparing for civil services or other UPSC exams since last 2-3 years, तो आप जान लीजिए कि इस एग्जाम के अंदर जो सब्जेक्ट आने वाले हैं, जो मेक और ब्रेक करेंगे, आपको डिसाइड करेंगे वेदर यू आर इनटू द मेरिट लिस्ट और नॉट, दोज सब्जेक्ट्स वो आपके लिए भी नए हैं, तो यूपीएससी वाले लोगों के लिए भी नए हैं, उनको भी वो सब्जेक्ट दोबारा से पढ़ने पड़ेंगे, नए से पढ़ने पड़ेंगे। आप पे प्रेशर थोड़ा कम होता है। यूपीएससी के जो लोग तैयारी कर रहे हैं और अगर वो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो जो प्रेशर होता है उनके ऊपर वो बहुत ज्यादा होता है। कहीं भी आप जाएंगे, लोग आपसे अगर पूछते हैं कि क्या कर रहे हो बेटा, तैयारी कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हो, तो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने आप में वो लोग समझ जाते हैं कि बेसिकली इसकी जिंदगी जो है अभी बहुत दिक्कत में चल रही है, बहुत ज्यादा इसको पढ़ना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस करने पड़ रहे हैं, और उसमें अगर सक्सेस नहीं मिलता है तो जो सोसाइटी की जजमेंट आपके ऊपर आती है वो तो अलग है। ठीक है, तो आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं है, ये आपके लिए एक अच्छी खास बात है। फिर बात आती है यूपीएससी क्राउड की, अगर हम लोग बात करें तो ओनली अबाउट 10% ऑफ द यूपीएससी क्राउड इज सीरियस। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग बहुत हैं, यूपीएससी की असल मायने में तैयारी करने वाले लोग जो हैं उनका नंबर कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है। अगर आपको 100 यूपीएससी एस्पिरेंट मिले तो ये मान के चलिए कि उसमें से 10 ऐसे एस्पिरेंट हैं, 10 लोग ऐसे हैं हु आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, who are seriously preparing and उनको सीरियस नॉलेज है, उनको जेन्युइन नॉलेज है जीएस सब्जेक्ट्स के बारे में, यूपीएससी के बारे में। बाकी जो 85 लोग हैं वो लोग टाइम पास कर रहे हैं, वो लोग चाहे या तो कोशिश ज्यादा नहीं कर रहे यूपीएससी के लिए, लेकिन अगर वो कर भी रहे हैं तो उनकी कोशिश डाइवर्टेड है, वो यूपीएससी भी दे रहे हैं, वो दूसरे एग्जाम्स भी दे रहे हैं, कोई एग्जाम सीरियसली वो प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। आपको थ्रेट अगर है तो ये 10% लोगों से है, बाकी 90% लोग आपकी ही नाव में है, दे आर इन द सेम शिप एज यू, राइट। सो डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ दोज 90% पीपल। बस थोड़ा सा 10% जो कैंडिडेट है इनसे आपका कंपटीशन होने वाला है, तो इनसे बेटर होना है। इनसे बेटर कैसे होंगे? पॉजिटिविटी एंड कंसिस्टेंसी।
राइट। यूपीएससी प्रिपरेशन इज ऑन अ डिफरेंट लेवल, बट यहां पर एक डिफरेंट ऑल टुगेदर पूरी अलग बॉल गेम है। आपको जो टेस्ट मिलेगा वो आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन कोई डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग नहीं करनी है। इंटरव्यू जो होगा उसकी वेटेज भी कम है, उसकी वेटेज इक्वल फुटिंग पे नहीं है रिक्रूटमेंट टेस्ट के। यू जस्ट हैव टू परफॉर्म इन दोस 2 आवर्स जो आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट होंगे, उसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे वेटरन्स से, यूपीएससी एक्सपीरियंस कैंडिडेट से, तो यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, तो कुछ मिथ्स और फैक्ट्स मुझे लगता है यहां पर क्लियर हो गए। पहली तो बात, सारे यूपीएससी एग्जाम आईएएस लेवल के नहीं होते हैं। ये एपीएफसी और ईओएओ के एग्जाम भी आईएएस नहीं बन जाओगे आप, तो उतने डिफिकल्ट एग्जाम भी नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि यूपीएससी अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करता है, उनके डिफिकल्टी लेवल्स अलग अलग होते हैं, और इसीलिए ये जो ईओएओ और एपीएफसी एग्जाम है, इनको अपने खुद के मेरिट पे आपको पढ़ना है, प्रिपेयर करना है। ओनली यूपीएससी एस्पिरेंट कैन कवर द जीएस टॉपिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब तो सिर्फ यूपीएससी कैंडिडेट पढ़ सकते हैं। बिल्कुल गलत, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। आप अगर टाइम और एनर्जी दें तो आप भी इसको बिल्कुल अच्छे से कवर कर सकते हो। लेवल ऑफ जीएस प्रिपरेशन वो यूपीएससी एग्जाम जितना ही आपको करना पड़ेगा, ये भी बिल्कुल गलत है। जो आईएएस है, आईएएस एग्जाम के अंदर जो उसको हम सिविल सर्विस एग्जाम हमें बोलना चाहिए, उस एग्जाम में जो लेवल आता है जीएस का, वो बहुत अच्छा लेवल होता है। वहां पर जो प्रीलिम्स के अंदर चीजें पूछी जाती हैं, लगभग थोड़ा बहुत वैसा आपको पढ़ना पड़ता है फॉर द ईओएओ एपीएफसी एग्जामिनेशंस। प्रीलिम्स में भी जो क्वेश्चंस आते हैं सिविल सर्विस के, उनका लेवल थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द ईओएओ एग्जाम इन द जीएस। ठीक है, प्रीलिम्स में अगर हम बात करें मैथ्स और इंग्लिश में, तो बिल्कुल क्वालिफाइंग होता है सिविल सर्विस के लिए। यहां पर क्वालिफाइंग नहीं है, यहां पर आपको स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ध्यान रखिए, लेवल जो है जीएस प्रिपरेशन का वो उतना हाई नहीं होने वाला है जितना आपको सिविल सर्विस में देखने को मिलता है। जितना आप हाइप सुनते हैं यूपीएससी आईएएस एस्पिरेंट की, वो आपको लेवल यहां देखने को नहीं मिलेगा। आपके लिमिट्स में, आपकी रीच में बहुत अच्छे से आता है पूरा जीएस का प्रिपरेशन। राइट, अब सिलेबस जान लेना बहुत जरूरी है दोनों एग्जाम्स के लिए। दिस इज द एंटायर सिलेबस फॉर द एपीएफसी एग्जाम। इसी का एक सबसेट आपको ईओएओ में देखने को मिलता है। ईओएओ की बात करें तो वहां पर ऑडिटिंग आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इंश्योरेंस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसमें पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है ईओएओ में। तो ये जो सब्जेक्ट्स मैं सर्कल कर रहा हूं, दीज सब्जेक्ट्स आर नॉट पार्ट ऑफ ईओएओ बट पार्ट ऑफ एपीएफसी ओनली। इसके साथ इंडियन कल्चर हेरिटेज ईओएओ के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, गवर्नेंस इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी आप कह सकते हैं, इंडियन पॉलिटी, वो पार्ट है ईओएओ सिलेबस का। ठीक है, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो बिल्कुल सही है। स्टैटिस्टिक्स भी नहीं इंक्लूडेड है, स्टैट्स भी ईओएओ में इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर आप एपीएफसी की प्रिपरेशन कर लो तो ईओ की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो जाती है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस कोइंसाइड करता है। सिर्फ ईओ की प्रिपरेशन करनी है तो आपको ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप छोड़ सकते हो, लेकिन मेरे ओपिनियन में आप एपीएफसी के लिए जाइए। एपीएफसी अगर तैयार हो गया अच्छे से तो ऑटोमेटिकली आपका ईओ जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। क्लियर? अब कैसे प्रिपेयर होगा, ये एक ऑर्डर है इन सब्जेक्ट्स का जो हमने यहां पर डिजाइन किया है, और इस ऑर्डर में अगर आप पढ़ते हो चीजों को तो ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा इन सब्जेक्ट्स को समझ पाना। ठीक है, 120 डेज का हमने प्लान बनाया है और आपके पास 120 डेज बिल्कुल है इस एग्जाम से पहले। जनरल इंग्लिश से स्टार्ट करके देन मैथ्स, देन कल्चर एंड हिस्ट्री, देन पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद साइंस, उसके बाद इकोनॉमी, उसके बाद आईआर लेबर लॉ, उसके बाद सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, कंप्यूटर्स एंड लास्ट में अकाउंटेंसी। ठीक है, अब ये ऑर्डर हमने यहां पे ऐसा क्यों रखा है, ताकि आप पहले जनरल इंग्लिश और मैथ्स को अगर पढ़ लेते हो तो आपको ज्यादा समय मिलता है रिवीजन करने का। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए। प्रैक्टिस इंग्लिश में, प्रैक्टिस मैथ्स में, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी अच्छी प्रिपरेशन। ठीक है, और इसी तरीके से हमने उसके बाद हिस्ट्री को क्यों रखा है, क्योंकि हिस्ट्री को रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाकर के हिस्ट्री याद होगी। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें आईआर की, सोशल सिक्योरिटी की, कंप्यूटर एप्लीकेशंस की, तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको अगर आप पढ़ लेते हो एग्जाम की डेट से कुछ दिन पहले भी, तो आपके माइंड में रिटेंच रहते हैं और आपको बहुत ज्यादा इनके ऊपर काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। अकाउंटेंसी ऑडिटिंग टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसको समझना जरूरी है, और एग्जाम से बहुत पहले एकदम शुरुआत में अगर आप अकाउंटेंसी को समझ लोगे, पढ़ लोगे, और उसके बाद रिवाइज अगर नहीं कर पाए, उसको रिपीट नहीं कर पाए, तो आप वो सारी चीजें भूल जाओगे, खासतौर पे इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड। तो इस वजह से हमने ये ऑर्डर पूरा इसको डिजाइन किया है। एक एक करके हम इन सभी सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश की बात करें तो यहां पर आपको पता है कि जो सीसैट में इंग्लिश आती है, यूपीएससी के एग्जाम्स में यूजुअली इंग्लिश आती है, उससे थोड़ा अच्छा लेवल आएगा। बैंकिंग रेगुलेटरी बॉडीज में जैसी इंग्लिश आती है वैसी इंग्लिश आपको यहाँ पर पूछी जाएगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, यहाँ पर आपकी वोकैबुलरी टेस्ट की जाएगी, ग्रामर टेस्ट की जाएगी, और क्वेश्चंस अगर आप प्रीवियस ईयर्स की देखोगे तो आपको एक फेयर आइडिया हो जाता है कि आपको यहाँ पर चीजें जो पढ़नी है वो ज्यादा नहीं है।
जो पढ़ना है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर सोर्सेज में मैंने हर सब्जेक्ट के दिखा दिए हैं। अरिहंत की बुक है जनरल इंग्लिश की ऑब्जेक्टिव, और वर्ड पावर मेड इजी। वैसे ये तो तभी आप यूज करिए अगर इंग्लिश में आपकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा वीक है, तो आप ये बुक यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इन माय ओपिनियन दिस बुक शुड बी एनफ फॉर प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश, और जितने ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए। फिर आता है हमारा जनरल मेंटल एबिलिटी एंड स्टैट्स। मैथ्स की और स्टैट्स की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो स्टैट्स के तो यहाँ पर कुछ ही चैप्टर्स अवेलेबल हैं जो आपके सिलेबस में आते हैं, एंड दीस चैप्टर्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनसीईआरटीज। आपको ले दे करके 10 फॉर्मूले हैं, 10-12 फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले याद करने हैं और उन फॉर्मूलाज को अप्लाई करना आपको आना चाहिए। स्टैट्स वहां पर कंप्लीट हो जाता है। स्टैट्स से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, और ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है, और सिर्फ एपीएफसी में आते, ईओएओ में भी नहीं आते। मैथ्स में बाकी अगर हम बात करें तो यूजुअली वही जो आपके सीसैट के लिए पढ़ो या बैंक्स के लिए पढ़ते हैं हम, एसएससी के लिए पढ़ते हैं हम, वो जितने भी मैथ्स के टॉपिक्स फॉर्मूलाज आप पढ़ते हो वही चीजें यहां पर भी पूछी जाएंगी। बुक कौन सी? तो आरएस अग्रवाल जी की जो बुक आती है क्वांट एप्टीट्यूड की, इसको आप लोग यहां पर यूज कर सकते हो। प्रैक्टिस यहां भी की है मैथ्स और इंग्लिश के लिए, और दोनों एग्जाम्स में ईओएओ में और एपीएफसी में अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अगर मैं मैथ्स इंग्लिश को कंबाइन कर दूं यहां पे, तो अराउंड 40-45 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं फ्रॉम दिस ओनली। ठीक है, 20 क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश एंड 20 क्वेश्चन फ्रॉम मैथ्स। वहां पर आपकी जो स्कोरिंग है रिक्रूटमेंट टेस्ट में, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है ऑन दीज 2 सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट कम्स योर कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट। तो कल्चर में अगर हम बात करें, these are the chapters that you have to prepare। इसमें भी खास तौर पे इंडियन फिलोसफी, इंडियन डांस एंड म्यूजिकल फॉर्म्स, अलग अलग इंडिया के हिस्सों में किस तरीके का म्यूजिक चलता है या किस तरीके के फोक डांसेस प्रैक्टिस किए जाते हैं सॉरी, इंडियन हेरिटेज साइट्स एंड इंडियन फेस्टिवल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, ये चीज आपको पता हो। उसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री यहां पर थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, और जितना टाइम आपको हिस्ट्री प्रिपेयर करने में लगेगा, लोगों का कहना है कि उतने क्वेश्चंस भी हिस्ट्री से नहीं आते हैं, और अगर आते हैं तो क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन स्टिल यू हैव टू प्रिपेयर, क्योंकि 7, 8, 9 क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री से देखने को मिल सकते हैं, और ये सिर्फ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, यानी मॉडर्न हिस्ट्री से आपको ये क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर प्रिपरेशन की बात करें तो मेरे हिसाब से स्पेक्ट्रम आप लोग यूज करिए, not these books are for those aspirants who already have a good grasp over history, but in my opinion स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बुक आती है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस की, इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। ये बुक्स आप तभी पढ़िएगा इफ यू ऑलरेडी हैव गुड आइडिया अबाउट द इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, तब उसको और इंप्रूव करने के लिए यू कैन गो फॉर बिपिन चंद्रा, और यू कैन गो फॉर बिपिन चंद्रास बुक्स। बट इफ यू डू नॉट हैव एनी प्रायर नॉलेज ऑफ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, उस पर कोई खास पकड़ नहीं है, तो सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़िए, दिस शुड बी एनफ फॉर यू। इंडियन कल्चर के लिए ओनली इंडियन आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया, दिस इज द बुक आई ऑलवेज रेकमेंड। अब ये बुक जो है ये सिविल सर्विस एस्पिरेंट भी यूज करते हैं, तो थोड़ी डिटेल्ड बुक है। सारी चीजों को याद करने के पीछे मत भागिएगा, जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि जो इंडिया में पॉपुलर कल्चरल एलिमेंट्स हैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन रहे। फिर बात आती है पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन, अ वेरी वेग टॉपिक। बेसिकली यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की आपको समझ होनी चाहिए, इंडियन पॉपुलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी कहां ज्यादा है कहां कम है, लिटरेसी रेट कैसे स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अप कम्स योर गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। एक बुक है लक्ष्मीकांत, ये बुक पढ़नी है आपको। एनसीईआरटीज में हर सब्जेक्ट के साथ दिखा रहा हूं, एनसीईआरटीज तभी पढ़िए अगर आपके पास टाइम है और आपने एनसीईआरटीज पहले नहीं पढ़ी है रिसेंट टाइम्स में, स्कूल में तो पढ़ी होंगी लेकिन अब एनसीईआरटीज चेंज्ड है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग कि इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करें तो ये जो लक्ष्मीकांत जी की बुक है इंडियन पॉलिटी, ये तो मस्ट रीड बुक है। इस बुक को भी सीधा सीधा पढ़ लो, आपका जो इंडियन पॉलिटी है वो तैयार हो जाता है। लेकिन अगर बेसिक कंसेप्ट ही बहुत कच्चे हैं, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म और फाशिज्म में फर्क ही नहीं पता है, तब आप लोगों को थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ लेना चाहिए, वहां पर बेसिक चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, और फिर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो आप लक्ष्मीकांत जी से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स ऑफ जनरल साइंस, एनसीईआरटीज यहां पर एनफ है आपके लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो हमने 10वीं क्लास तक पढ़ी है उससे आपको क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ जो मॉडर्न टाइम्स में साइंटिफिक डेवलपमेंट्स होते हैं उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में, एआई में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में जो नई नई इन्वेंशन या कुछ नई डिस्कवरी या डेवलपमेंट होती है तो उसके ऊपर भी सवाल आते हैं, वो सारी चीजें करंट अफेयर से कवर होंगी। इसरो के जो मिशन चलते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो आपको इसरो की वेबसाइट से अवेलेबल हो जाते हैं। सरकार की तरफ से कोई अगर साइंटिफिक इंटरवेंशन हो रहा है, साइंटिफिक इनिशिएटिव लिया जा रहा है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है। इसकी वेबसाइट पर जाकर के आपको ये सारे रिसेंट इवेंट जो है वो मिल जाते हैं। नेक्स्ट कम्स इंडियन इकोनॉमी।
बेसिकली ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी। तो यहां पर आप इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको पढ़ते हैं, इंडिया का जो फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी है, इंडिया का जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जिसके साथ इंडिया इंगेज करता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं रमेश सिंह जी के द्वारा लिखी गई इस बुक के अंदर, इंडियन इकोनॉमी। नाउ दिस बुक कंटेन्स एवरीथिंग फ्रॉम डिमांड सप्लाई टू द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, फ्रॉम इंडियन फिस्कल पॉलिसी, इंडिया में टैक्स रेट्स, इंडिया का डेट रेशियो, ये सारी चीजों से लेकर के जो इंडिया में इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इस बुक के अंदर है, रिटन फ्रॉम अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। गो अहेड एंड रीड दिस बुक इफ यू डू नॉट हैव अ गुड आइडिया अबाउट इकोनॉमी। जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के अंदर यूजुअली दोस क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू द इकोनॉमिक करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो इकोनॉमिक वर्ल्ड में चल रहे हैं खास तौर पे इंडिया के, उसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं जो आप न्यूज़पेपर से कवर करेंगे। ठीक है, फिर बात आती है आईआर लेबर लॉस की। आईआर लेबर लॉस जो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अगर हम चैप्टर्स की बात करें, दीज आर द चैप्टर्स एंड लेबर लॉस बेसिकली देयर आर 6 लेबर लॉस दैट वी हैव टू रीड। एंड ये जो पूरा सब्जेक्ट है काफी थ्योरेटिकल है, इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस, बहुत सारे अप्रोचेस, उनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे। एक्ट्स के अंदर आपको बहुत सारी प्रोविजंस याद करनी पड़ेंगी। सो थोड़ा टाइम टेकिंग सब्जेक्ट होने वाला है आपके लिए। जो इंडस्ट्रियल रिलेशन की थ्योरी है वो तो पियाली घोष जी की इस बुक से आपकी कवर हो जाएगी, और जो लॉस है लेबर लॉस वो मिनिस्ट्री लेबर एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको नए लेबर कोड्स और पुराने लेबर लॉस पूरे बेयर एक्ट के फॉर्म में देखने को मिल जाते हैं। उसको आप वहां से ही रीड करें, और हर लॉ के बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो लॉज हैं या कोड्स हैं उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव, उनके बेसिक प्रोविजंस, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर बात आती है सोशल सिक्योरिटी की और इंश्योरेंस की, जिसमें इंश्योरेंस इज नॉट पार्ट ऑफ द ईओएओ। तो यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, विमेन चाइल्ड हेल्थ फैमिली वेलफेयर, माइनॉरिटी अफेयर्स, हाउसिंग अर्बन अफेयर्स एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट, इन मिनिस्ट्रीज के द्वारा जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स रन की जाती हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री, उन स्कीम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और खास तौर पे लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री की जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं वेबसाइट पर गिवन है, इसको पढ़ लो, इसी में से आएगा क्वेश्चन। ईपीएफओ इटसेल्फ इज एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम देखें तो वो लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो इसलिए इसी मिनिस्ट्री की जो स्कीम्स हैं, इस मिनिस्ट्री की जो पॉलिसीज और एक्ट्स हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, फाइनली कंप्यूटर एप्लीकेशंस, नॉट अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं अलग अलग एग्जाम्स में कंप्यूटर से जुड़े हुए, वही बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर टेस्ट हो जाएगी कि आपको बेसिकली कंप्यूटर्स का एबीसीडी पता है या नहीं, ये चीज यहाँ टेस्ट की जाती है। और कंप्यूटर्स में मॉडर्न टाइम्स में इतनी सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके बारे में आपको आइडिया है या नहीं, बेसिक आपको कंप्यूटर यूज करने आता है या नहीं, ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। इफ यू हैव आइडिया अबाउट दिस वेरी वेल, अगर नहीं है तो ये कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक है रिहंत पब्लिकेशन की, यू कैन गो फॉर दिस बुक। देन कम्स योर अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग स्ट्रेट 11th 12th क्लास के एनसीईआरटीज पे आप जाइए। ये टोटल 18 चैप्टर्स हम अकाउंटेंसी के सिलेबस का पार्ट मानते हैं, लेकिन इसमें पहले 6 चैप्टर्स और लास्ट के 2 चैप्टर्स आर द ओनली 8 चैप्टर्स दैट यू हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट। बाकी अकाउंटेंसी के बहुत डिटेल में जाकर के क्वेश्चंस हमसे नहीं पूछे जाते हैं, और इस वजह से भी ये एग्जाम आप सीए का एग्जाम मत समझिए कि इसमें अकाउंटेंसी बहुत डिटेल में पूछी जाएगी। बेसिक अकाउंटेंसी का टेस्ट यहां पर आपका होने वाला है। तो एनसीईआरटीज पढ़िए, अगर एनसीईआरटीज आपको नहीं सही लग रही है, एनसीईआरटी से मन नहीं भर रहा है, मेरे लिए तो एनसीईआरटीज आर अनफ, तो यू कैन गो फॉर द इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी बाय टीएस ग्रेवाल, एसएन जी की बुक है। इसके बारे में, इसमें भी जो अकाउंटेंसी है वो एनसीईआरटी से ही इंस्पायर्ड है, वैसे ही पढ़ाया गया आपको, तो आप इनमें से कोई बुक यूज कर सकते हैं। इन माय ओपिनियन गो फॉर एनसीईआरटीज, the language used there, the examples used there, they are very good, right? उसके बाद करंट इवेंट्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स तो आप लोग प्रिपेयर अलग अलग एग्जाम्स के लिए करते हैं, थोड़ा ओरिएंटेशन में बस चेंज होता है। अगर मैं यूपीएससी के करंट अफेयर्स की बात करूं तो फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं यहाँ पर, जैसे कि कोई पर्टिकुलर पर्सन को किसी पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है तो उस पर जुड़ा सवाल आएगा आपसे। आपसे सवाल आ सकता है कि किस देश के अंदर कोई अगर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया है, कोई इंपॉर्टेंट ग्लोबल हैपनिंग हुई है, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको। अवार्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, नोबेल अवार्ड्स, पद्म भूषण, विभूषण, पद्मश्री अवार्ड्स किसको दिए गए हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आएंगे। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस भी रहते हैं आपको, और इसीलिए दीज आर द डायमेंशंस दैट वी हैव टू कवर इन द करंट अफेयर्स। गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट कमिटीज, नेशनल न्यूज, जो काफी ज्यादा नेशनल न्यूज है तो ये तो आपको कवर होती है यूजुअली, इसमें आपको नहीं ज्यादा पढ़ना पड़ता है। स्पेस साइंस में हुई नई डेवलपमेंट्स, बैंक्स एंड फाइनेंस, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, डेज एंड देयर थीम्स, इंपॉर्टेंट डेज जो सेलिब्रेट करते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। इंडियाज डिफेंस एक्सरसाइजेस विद अदर कंट्रीज, समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस, अपॉइंटमेंट्स एंड स्पोर्ट्स, दीज आर द डायमेंशंस दैट वी कवर। और करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने के लिए अगर मैं सोर्स की बात करूं माय फ्रेंड्स, तो न्यूज़पेपर आप एक रेगुलरली पढ़िए, बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स के टच में आप रहते हैं, दुनिया भर में क्या चल रहा है आपको पता चलता है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है तो न्यूज़पेपर के साथ साथ देयर शुड बी अ करंट अफेयर्स मैगजीन और अ कंपाइलेशन दैट यू मस्ट बी फॉलोइंग।
ये कंपाइलेशन क्या होता है कि अलग अलग इंस्टीट्यूट्स या टीचर्स या ऑर्गेनाइजेशन इसको प्रिपेयर करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, और उनकी जो मेहनत है उसका फायदा उठाइए। इन कंपाइलेशंस में से आपको बहुत सारा करंट अफेयर्स जो है वो कवर हो जाता है, और एक्चुअली जितने भी एस्पिरेंट्स जाते हैं यूपीएससी एग्जाम देने, उनकी करंट अफेयर्स की ज्यादातर प्रिपरेशन ऐसी कंपाइलेशन से ही होती है। तो अगर सारा क्राउड एक तरीके की ही कंपाइलेशंस को पढ़ के जा रहा है तो कंपटीशन वहां पर इवन आउट हो जाता है, और उसमें बस ये मैटर रह जाता है कि आपने कितना पढ़ा है एज कंपेयर टू अदर्स। तो इस वजह से करंट अफेयर्स के लिए मेरी आपको सजेशन रहेगा, न्यूज़पेपर्स को फॉलो करो और किसी एक इंस्टीट्यूट की कंपाइलेशन जो करंट अफेयर्स के आते हैं उसको आप लोग फॉलो कर लीजिए, राइट? So this is all that I had to tell all of you about the examination of APFC EOEO if you are a fresher and you do not have a prior experience for the UPSC exams। कुल मिला के बात यह है कि एग्जाम क्रैक होगा या नहीं होगा ये सिर्फ डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, और आप कितना मोटिवेटेड है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए इसके ऊपर। बाकी सारी चीजें आपका आपका पोस्ट एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा है, पहले के एग्जामिनेशंस में कैसी परफॉर्मेंस रही है, वो कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता है। अगर आपने ठान लिया है कि मेहनत आप करने वाले हैं, एनर्जी टाइम आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, और उसको आप एक्सिक्यूट भी कर देते हैं एंड तक, तो ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग अ वेरी गुड रिजल्ट इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस फॉर बोथ ईओएओ एंड एपीएफसी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लगातार पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।